तो हम आज जिसको शुरू कर रहे हैं वो है हमारा कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के जो प्रोग्राम्स हैं, जो अलग अलग कार्यक्रम हैं। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मिनिस्ट्री के और एग्रीकल्चर की, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट पीडीएस स्कीम, ठीक है। तो पीडीएस स्कीम में जो प्रिक्योरमेंट है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की होती है, और पीडीएस स्कीम चलाता ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, क्योंकि इसका पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। हम आगे इसकी बात करें तो क्या हो रहा है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये हमने पहले भी एक्ट डिस्कस किया। 2013 में ये एक्ट आया, जिस एक्ट का उद्देश्य है कि लोगों को जो खाद्य है, खाना है, उसका एक प्रकार से अधिकार दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एक अधिकार के तौर पे दिया जाए। यहाँ पे इस एक्ट में और अभी तक जितने भी इससे पुराने कार्यक्रम थे उनमें कुछ फंडामेंटल फर्क है। वो फंडामेंटल फर्क ये है कि अभी जो फूड सिक्योरिटी स्कीम थी इससे पहले की, उनमें एक प्रकार का वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था। वेलफेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट इज वेलफेयर? कल्याण। सर ये डीपीएसपी में आता है वेलफेयर। कल्याण। मैं एक्चुअली अभी इस शब्द की विवेचना पर जाना चाहता हूँ। कल्याण, क्या वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए? क्या ये शब्द सही है? चलो इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं। क्या ये शब्द सही है? टेक्निकली देखा जाए, क्या वेलफेयर शब्द सही है? वेलफेयर स्कीम, सरकार को वेलफेयर स्कीम चलानी चाहिए, मेरी बात सही है? यस सर। अच्छा, इनमें वेलफेयर शब्द पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने का मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज फोकस ऑन वेलफेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो दोबारा से सवाल को सुने। क्या सरकार को जो वेलफेयर स्कीम्स है, कल्याण की योजनाएं चलानी चाहिए? यस सर, चलानी चाहिए। यस यस सर, यस। कल्याण की जगह अधिकार देना चाहिए लोगों को। ये सवाल मेरा बस यही है। सर एम्पावर करना चाहिए लोगों को। नहीं, हमने सबसे पहली बात क्या करी? सरकार, ठीक है। हमें मतलब बेसिक जो अब फंडामेंटल है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जब तक लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि सरकार कौन है, लोकतंत्र का एक बहुत फंडामेंटल, डेमोक्रेसी की बहुत बेसिक चीज है, बेसिक आइडियल है, जब तक हम इसको अच्छे से गहरे से अपने मन में नहीं उतार पाएंगे तब तक हम एक अच्छी डेमोक्रेसी ला नहीं सकते हैं। तो वो क्या है? डेमोक्रेसी में राजा कौन है? हु इज द रूलर? हु इज द सरकार? सर लोग, पब्लिक है। पीपल होते हैं, पीपल। जो इसका बेसिक फंडामेंटल है वो यही कहता है, सरकार, राजा, रूलर। इसीलिए शब्द को हमने चुना। इससे पहले मोनार्की शब्द हुआ करता था, मतलब एक मोनार्क है, एक राजा है, सिंगल पर्सन।
वो पूरे सिस्टम का कंट्रोलर है। एक ओलिगार्की शब्द भी होता था, कुछ लोग मिलके अपनी सरकार बना लेते थे, ओलिगार्की होती थी। बट नाउ वी हैव डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स पीपल। Whose system is this? Who is the controller? Who is the ruler? The people are the ruler. So how can Sarkar do welfare measures? सरकार कैसे वेलफेयर मेजर कर रही है? वो लोग अपने लिए ही वेलफेयर मेजर कर रहे हैं। आप अपना कल्याण करते हैं क्या? या आपका नो परिवार सर, आपका कल्याण करता है? नहीं। नो कभी सर, हम घर में ये नहीं कहते मेरे पिताजी मेरे लिए वेलफेयर मेजर चला रहे हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नो सर। नहीं करते। नो सर, हम लोग टैक्स उसी से बजट में पास होता है। नहीं, मैं घर की भी बात हमारा करूँ कहीं अधिकार से, होता है। वो हमारा अधिकार है। ठीक है, परिवार में हमारा अधिकार है। सरकार अभी भी, हम लोग बेशक हम डेमोक्रेसी अपने आप को बोलते हैं, बट स्टिल हमारा जो फेथ है डेमोक्रेसी में वो नहीं है। अभी भी हम वो राजा वाले सोच से चले आ रहे हैं। अभी भी हम अकबर और जो पहले वाले राजाओं, अंग्रेजी सरकार, उसी के माइंडसेट में है। माइंडसेट है क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं बदला ना। लोग, हमने एक सिस्टम तो बदल लिया, एक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया कि ठीक है ये इलेक्शन होगा और ऐसे होगा। बट स्टिल जो सरकार है, जो 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 रूलर है, उसको यही नहीं पता कि मैं खुद रूलर हूँ। सरकार कौन है? तो लोग हमेशा इधर उधर देखते हैं। सरकार तो सरकार कोई बाहर है। सरकार, अगर किसी को भी बोले कि भी सरकार आप है, तो लोग तैयार नहीं होते इस बात को, क्योंकि ये इस बात में दोनों चीज है। इसमें जिम्मेदारी भी है, इसमें अधिकार भी है। जब आप सरकार बनते हैं, आप सरकार है, आप शासक हैं, तो आप अगर शासक हैं तो शासक की जिम्मेदारियां भी होती है। ऐसा नहीं कि शासक बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते रहते हैं, और उनको बहुत सारा काम भी करना होता है। तो शासक की जिम्मेदारी भी है, तो शासक के अधिकार भी है। और शासक कौन है? शासक हम खुद हैं। तो ऐसे में ये ऑल टुगेदर जो वेलफेयर स्कीम की अप्रोच है, ये शब्द जो है, यही जो है बेकार है। ये गलत शब्द है। ये आपको वेलफेयर वो कर सकता है कोई दूसरा आदमी आपका कल्याण करे। वेलफेयर एक गैर बराबरी का कॉन्सेप्ट है, इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज समवन एम्पावर्ड, कोई बहुत शक्तिशाली है, वो आपको कुछ प्रदान कर रहा है। ठीक है, वो मूवीज में देखते हैं ना, अवतार या उनको वो मिलता है, वो एक लाइट आती है और उससे वो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो कोई एम्पावर्ड व्यक्ति है, वो आपका वेलफेयर करता है। किसी कोई शक्ति बहुत ही सुपर शक्तिशाली है, वो शक्तिहीनों का वेलफेयर कर सकता है। मतलब भीख टाइप का एक कॉन्सेप्ट है ना इसमें, कल्याण में। वही हम दूसरे शब्दों में ये कहें, जैसे राजा पहले के समय में राजा लोग जो हुआ करते थे, मोनार्क, तो जब विपत्ति आती थी तो थोड़ी बहुत चीजें बंटवा दिया करते थे, लोगों को कभी खाना खिला दिया करते थे। दैट इज वेलफेयर, दैट इज भीख। ठीक है, क्योंकि किसी ने सारी शक्ति को अपने हाथ में पहले केंद्रित किया, उसको शक्ति को अपने पास समेट लिया, उसमें से कुछ चीज आपके साथ शेयर कर देता, दैट इज वेलफेयर। परंतु जो डेमोक्रेसी में बात करें, लोकतंत्र में बात करें, तो देयर शुड नॉट बी एनी वेलफेयर। क्योंकि मैं अपना खुद का क्या वेलफेयर करूंगा? ये तो मेरी सरकार है ना, ये तो मेरा अधिकार था। मैं तो इस सिस्टम का पार्ट हूं, तो मुझे जो मिल रहा है वो मेरा अधिकार है। वो मैं कोई किसी से भीख नहीं मांग रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप दे दो, मुझे ऐसा कर दो। ये तो मेरा राइट है। आप अपने घर के पिताजी की आपकी संपत्ति होगी, आप 4 भाई हैं, तो आप क्या करेंगे? पिताजी की संपत्ति, मतलब जो अगर मान लीजिए कि किसी के लोग नहीं रहते हैं, तो 4 भाई अपने आप ऑटोमेटिकली, कोई ये थोड़ी होगा कि भाई मेरे पिताजी ने मुझे कल्याण किया। हमारा एक सोशल वैल्यू सिस्टम है कि भाई इसके 4 बराबर हिस्से करके चारों भाइयों को दे दिया जाए। ठीक है, और ये मैटर ऑफ राइट है, इट्स नॉट चॉइस या कोई दे रहा है, ये अधिकार है। ऐसे ही इस कुदरत पे, इस व्यवस्था पर, इस लोकतंत्र पे हमारा सबका अधिकार है। सबका ये इसमें हमारे शेयर है। लोकतंत्र ऐसे समझे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है,
उस कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स हैं, हमने कुछ डायरेक्टर्स बना रखे क्योंकि सब कोई डायरेक्टर नहीं हो सकता, परंतु बीइंग डायरेक्टर वी आर आल्सो शेयर होल्डर एंड इक्वल शेयर होल्डर, एवरीवन इज इक्वल शेयर होल्डर। वो शेयर होल्डर सर्टिफिकेट में क्या क्या आप कैसे पता चलता है कि आप शेयर होल्डर हैं? आपके पास एक कागज है जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है इस लोकतंत्र का, आपका इलेक्शन पहचान पत्र है ना, इलेक्शन आईडी जो होती है वो बेसिकली आपका शेयर सर्टिफिकेट, आप उसे दिखाते हो, कहते भाई मेरा भी बराबर एक वोट है। बड़े से बड़ा आदमी भी एक ही वोट रखता है, आप भी एक ही वोट रखते हो, आपका वोट कोई कम नहीं, किसी से भी कम नहीं है। मुकेश अंबानी भी वोट देने जाएगा या प्रधानमंत्री मोदी जी भी वोट देने जाएंगे और आप भी वोट देने जाएंगे, तो सबका एक ही शेयर है इस लोकतंत्र में, इसीलिए इसको एक ही रखा गया है ताकि ये बात निश्चित रहे कि ये लोकतंत्र सबका है, ये किसी एक का नहीं है, सबकी भागीदारी है। कुछ लोग इसमें डायरेक्टर वायरेक्टर इनको पोस्ट मिल जाएंगी, वो एक अलग बात है, परंतु लोकतंत्र तो सबका है। और ऐसे में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट सूट नहीं करता, और हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो यही कहता है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम वेलफेयर बेस्ड अप्रोच। हम अभी तक जो कल्याण की बात रखते थे, ये कल्याण की अप्रोच की बजाय राइट बेस्ड अप्रोच है। ये आपका अधिकार है, आप जिसकी मांग कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमें खाना दे दीजिए, हमारे पास खाना नहीं है, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम वंचित लोग हैं, तो इसलिए हमें खाना दीजिए। नहीं जी, हमें नहीं, ये हमारा अधिकार है। हम जो मांग रहे हैं, हम वंचित, ठीक है, हम हिस्टोरिकल रीजन के कारण, किसी ऐतिहासिक रीजन के कारण, इतिहास में कभी शोषण हुआ, कुछ लोगों ने वंचित लोग कैसे पैदा हुए, व्हाट इज वंचित, हाउ, ये वंचित कैसे पैदा हुए, वंचित वर्ग? सर वंचित पैदा नहीं हुए, उनको बना दिया गया है। उन लोग मेरे को बना कहने दिया गया सर। उसके अधिकारों को उनसे छीन लिया गया किसी भी मतलब माध्यम से। आपके पास नेचर ने तो सबको इक्वल बनाया, कुछ लोगों ने आपके हिस्से की चीजें अपने कब्जे में कर ली, आज उनके पास बहुत सारी जमीन है। नेचर ने तो सबके लिए ओपन वो रखा, भाई जमीन है जिसको जितनी, सबके लिए खुली हुई है, जो जितनी बनाना चाहे वो इस अर्थ पर जिसको जितनी जगह चाहिए अपने लिए अपनी जरूरत के हिसाब से बांट लो और कर लो। नेचर ने तो ऐसे ही दिया ना, पानी, जमीन, जो आपकी आवश्यकता की चीजें सब ले लो आपस में। इंसानों ने क्या किया, शुरू में तो ऐसे छोटे छोटा सा बांटा, फिर कुछ चालाक लोग आ गए, कुछ धूर्त टाइप के भी लोग आ गए, उन लोगों ने क्या किया, दूसरे के हिस्सों की चीजें भी अपने कब्जे में कर लिया उन्होंने। नहीं तो कुदरत ने सबको 2-2 बीघा जमीन दिया, कुछ लोगों ने 200 बीघा अपने कब्जे में कर दिया और 100 लोगों का हिस्सा हड़प करके अपना पुलिस थाना करके उन्हें डरा धमका के भगा दिया। तो दिस इज वंचित वर्ग, ठीक है, तो ये इसका अधिकार है, इट्स नॉट कि किसी से भीख नहीं मांग रहा है कि मुझे खाना मिलना चाहिए या मुझे बराबर जमीन मिलनी चाहिए, इट्स हिज राइट, हिज राइट, बराबर अधिकार है। इन जेंडर में बराबर अधिकार है, लड़का लड़की होना, महिला पुरुष होना कोई फर्क नहीं करता है। पर फिर भी आज के समय में हमने फर्क कर रखा है कि जितने साधन होंगे वो पुरुषों के पास होंगे, जमीन होगी तो पुरुषों के पास होगी, और नौकरियां होंगी तो पुरुष करेंगे, हर चीज पुरुष करेंगे, बाकी महिलाएं क्या करेंगी, वो उनकी सेवा करेंगी। तो ये हमने, ये वंचित वर्ग हमने क्रिएट किए हैं, ये हम कुछ चालाक लोगों ने, जो लोग ज्यादा चालाक थे, बदमाश थे, उन लोगों ने इकट्ठे होकर कुछ ये तरीके का अरेंजमेंट किया है। तो अपने से कोई वंचित नहीं है, नेचर के हिसाब से सबको उसने बराबर शेयर दिया है। अब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारी इसी चीज को पूरा करने की कोशिश करता है कि ये आपका अधिकार है और आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमें एक प्रकार का लीगल एंटाइटलमेंट, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, फिर इसके अलावा हमारा ये हो गया राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया,
फिर हमारा ये नरेगा हो गया, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये बेसिकली ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर चलने वाली स्कीम्स हैं, जहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आपको हम कोई चीज दे रहे हैं। नरेगा ये कहता है कि भाई काम देना हमारा काम है, काम सबको मिलना चाहिए, हम आपको काम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को कोई भीख दे रहे हैं। तो जो भीख वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म होकर नया कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए, जिसमें हम लोगों को अधिकार दें। तो इसी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, कम कीमत पर खाद्यान्न दिया जाना लगभग 2/3 आबादी को, भारत की पूरे भारत की 2/3 आबादी को 140 में 2/3, 139 कर लेते हैं इसको, अपना गणित थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 और 3, 86 करोड़, आज की आबादी के हिसाब से लगभग 86 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर, सस्ती दरों पर खाद्यान्न देना, जिसमें 75% ग्रामीण क्षेत्र के लोग और 50% अर्बन एरियाज के लोग इस TPDS स्कीम के तहत कवर किए जाएंगे, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह उनका कोटा होता है। हर व्यक्ति को, जितने भी लोग हैं, एक परिवार में 4 लोग हैं तो उनको 5 से गुणा करके 20 किलो, एक परिवार में 8 लोग हैं तो उनको 40 किलो, ठीक है। तो इस तरीके से उनको उनकी लीगल एंटाइटलमेंट के हिसाब से खाद्यान्न सस्ती दरों पर दिया जाए। ये हमारे जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये मिड डे मील, ICDS स्कीम, PDS और अदर मैटरनिटी एंटाइटलमेंट स्कीम भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है। इनके अंदर उनको जोड़ लिया जाता है। जो ये 5 किलो अनाज दिया जाता है वो 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 3-2-1 राइस, व्हीट एंड कोरस ग्रेन्स, गेहूं, चावल, गेहूं और मोटा अनाज, ये दिया जाना इसके तहत तय किया गया है। इसी स्कीम का एक दूसरा, इससे प्रेडिसेसर स्कीम था TPDS से पहले, अंत्योदय योजना, जैसे मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज दिया जाता है, एक परिवार को दिया जाता है। उसमें एंटाइटलमेंट परिवार की है, जबकि TPDS स्कीम में एंटाइटलमेंट प्रति व्यक्ति होती है। बाकी रेट दोनों में सेम है। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये साथ के साथ सभी को, बच्चों को भी सही प्रकार का न्यूट्रिशियस मील, एक उचित प्रकार की न्यूट्रिशियस के मीनिंग में पोषक खुराक देने का भरोसा देता है। कुपोषण किसी भी देश के लिए या हमारे देश के लिए क्या नुकसान कर सकता है कुपोषण, तो खासतौर में अर्ली एज का कुपोषण क्या नुकसान कर सकता है? बच्चे का सर ये मेंटल और ग्रोथ को रोक देगा सर। ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों को ये प्रभावित कर सकता है। अगर सही बच्चे को सही समय पर खुराक ना मिले तो उसको फिजिकल ग्रोथ रुक सकती है, साथ साथ उसकी मानसिक ग्रोथ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि अर्ली एजेस में, जैसे हम कहते हैं ये बच्चा थोड़ा सा कम वैसा है, एक्टिव है, लिथार्जिक है, तो उसका एक कारण बचपन का कुपोषण भी हो सकता है। जो अर्ली एजेस का कुपोषण है वो मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है बच्चे की, और उससे वो पूरे, मतलब उसका जो विकास है वो समुचित विकास नहीं हो पाता। भारत में आज भी करीब 60% से ज्यादा बच्चे प्रोटीन की कमी के शिकार हैं। जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए था उतना उन्हें नहीं मिल पाता है।
तो इसको पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी के जरिए से और स्कूलों के जरिए से, ये मिड डे मील के माध्यम से भी ये एनएफएसए फूड सिक्योरिटी एक्ट काम करता है। आंगनवाड़ी में 6 महीने से, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे को एक फ्री मील दिया जाता है, और उसके बाद 6 साल से 14 साल के बच्चों को स्कूलों में फ्री मील दिया जाता है। और यहाँ भी जो इनका न्यूट्रिशन है कि कितनी प्रोटीन की मात्रा उसमें आवश्यक होनी चाहिए, वो भी निर्धारित की गई है कि इतना प्रोटीन उस डाइट के अंदर में होना चाहिए, ताकि अगर उसे घर पर ठीक पोषक भोजन ना भी मिल पाए तो भी हम उसके पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सकें। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है, जो क्योंकि हमारा जो विकास का बहुत बड़ा हिस्सा प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चों के विकास का बहुत बड़ा हिस्सा प्रेगनेंसी के दौरान में और अर्ली चाइल्डहुड में होता है। और ऐसे में क्योंकि हमारी महिलाएं, मदर्स का पोषण बहुत जरूरी है हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए, क्योंकि अगर मदर हमारी हेल्दी होंगी, स्वस्थ होंगी, कुपोषण का शिकार नहीं होगी, तो जो बच्चे भी होंगे वो स्वस्थ होंगे, उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो ज्यादा अच्छा हो सकेगा, जिससे कि जो बच्चे आने वाली जनरेशन है वो ज्यादा स्वस्थ होंगी, तो वो हमारे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चा मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो हमारे जीडीपी में योगदान कम कर पाएगा, परंतु बच्चा अगर मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत है तो हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ की साइकिल है उसमें वो ज्यादा अच्छा अपने लिए भी और देश के लिए भी काम कर पाएगा। ठीक है, और जो ये इन स्कीम्स के अंदर में हाउस होल्ड्स का कि किन को वो दिया जाना है, ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है कि कौन एलिजिबल हाउस होल्ड हैं जिनको ये अन्न दिया जाना चाहिए। इसे फूड सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित कोई सवाल, किसी का कमेंट या सवाल? नो सर। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो यार बड़ा फंडामेंटल सा सवाल आ गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास में और डेवलपमेंट में क्या? हाँ, क्या हिंदी वृद्धि, हाँ वृद्धि, और ये है विकास। जो ग्रोथ है, ग्रोथ होती है कि हमारे नंबर कितने बढ़ रहे हैं। विकास की अवधारणा में हम चहुमुखी विकास की बात करते हैं। जैसे अगर सरल उदाहरणों की बात करें, हम किसको विकास माने? क्या पैसा, मटेरियल वेल्थ होना विकास का सही पैमाना है जो आमतौर पर दिया जाता है? क्या ये पैमाना मटेरियल वेल्थ, वृद्धि, इसमें कितनी वृद्धि हो रही है मटेरियल वेल्थ में, ये पैमाना सही पैमाना है? आमतौर पे इस पैमाने को हम, हाँ नो तो ठीक है, परंतु इसको आमतौर पे हम व्यवहार में इसी पैमाने को सबसे महत्वपूर्ण पैमाना मानते हैं, लगभग इसे ही पैमाना मानते हैं। उदाहरण में अपने जीवन में, हम लोग सार्वजनिक जीवन में भी देखें, आप किसी आदमी को कैसे कि भाई ये तरक्की कर रहा है, कैसे पता करते हो कि वो तरक्की कर रहा है? सर उसके पास कितना वेल्थ है, कितना पैसा है। आप आपस में भी जब हो, मान लो तभी थोड़े समय में आप नौकरियां लगेंगी, तो आप लोग कैसे कंपेयर करोगे? तेरे को कितनी सैलरी मिलती है, तेरा कितना पैकेज है, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, मेरे को इतना पैकेज है, ठीक है, यही हमारा पैमाना होगा। अभी भी अगर आईआईटी या यहाँ जो आता है, आजकल ये सीजन भी चल रहा है, तो आईआईटीज कैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करती हैं?
कौन सी आईआईटी में कितना प्लेसमेंट और कितना पैकेज मिला। कोई कह रहा है 2 करोड़ मिला, किसी में 1.5 करोड़ मिला। तो हम लोग किससे आंकेंगे कि कितना सैलरी कितना पैकेज वहां के स्टूडेंट्स को मिल रहा है। जिसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, आईएएस भी कैसे अपने आप को देखते हैं कि भाई हमें तनख्वाह ज्यादा मिल रही है, कितना आपको सुविधा मिल रही है। तो हम लोगों का एक आम समझ है जिसमें हम वृद्धि को, मटेरियल वेल्थ को, यही चीज हम देश के लिए भी करते हैं। हम देश की तरक्की कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री जी कैसे बोलेंगे? जीडीपी क्या रिफ्लेक्ट करता है? बिल्कुल ठीक आपने बोला, जीडीपी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? जीडीपी इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल वेल्थ, कि आपके देश में कितना पैसा बढ़ रहा है, कितना पैसा बढ़ रहा है। जितना पैसा बढ़ रहा है यानी आपका देश उतनी तरक्की कर रहा है। आपके देश का 2 ट्रिलियन या 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, आपका देश बहुत तरक्की कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या मटेरियल वेल्थ एक सफिशिएंट क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का? नो सर, नहीं। नो सर। अब कमियां बताओ मुझे। ठीक है, आप लोगों ने नहीं तो कर दिया, मुझे बताओ उसमें कमी क्या क्या है, और अगर कोई उदाहरण देके बताओगे तो और अच्छा है। सर जैसे कि फूड स्कार्सिटी है। फूड स्कैरसिटी, बट अगर आपके पास मटेरियल वेल्थ है तो आप फूड खरीद सकते हो, क्या दिक्कत है? इसमें ये नो पता सर, नहीं चलता जो पुअर पर कैपिटा इनकम नहीं पता चलती है। पर कैपिटा जीडीपी इनकम नहीं पता चलती है। जीडीपी से तो पर कैपिटा इनकम पता चलती है, बट ये पता हाँ सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ कम कमाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो उनके बेसिस पे हम जीडीपी बना देते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है। पर बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं उससे, जो और वो अपनी मूलभूत सुविधाओं को खरीद ही नहीं पाते हैं, फिर भी हमारी जीडीपी बढ़ते जा रही है। और हम कोई लोगों उदाहरण को देके समझाओगे, और आप लोग उदाहरण दोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ सर गया। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया बहुत पीछे है। ठीक है, पर वो बात ठीक है, क्यों पीछे है भाई? हम आपने तो आपको ये क्या गलत बात है कि हम 5वें 6ठे नंबर में हैं दुनिया में जीडीपी के मामले में? हम अपने देश में, दुनिया में इस समय 5th या 6th पोजीशन पर होंगे, 5वीं पोजीशन या 6ठी, ऊपर नीचे हो गए होंगे। पर जीडीपी के मामले में हम इस साइज के हैं, तो ये तो अच्छी पहला एग्जाम्पल तो ये हो सकता है कि अभी हमारे पास जो कुपोषण की संख्या है उसमें 70% बच्चे तो कुपोषित ही है, जिनको प्रोटीन मतलब सफिशिएंट फूड मिल नहीं पाता है। तो क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि इसका 2-3 रीजन हो उनको सकता है कि इतना पहला ज्ञान नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं। नहीं, पर आपके पास पैसा तो बहुत है। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं भाई, आपके देश में, हमारा देश में 280 मिलियन टन का आसपास शायद हो गया है, या पता नहीं ये टारगेट है। 280 मिलियन टन फूड ग्रेन है, जो कि सफिशिएंट है सबके लिए। एक्सेस तो नहीं है ना सर, वो 280 मिलियन टन ज्यादा है। समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बाहर भेज रहे हैं, अपने जरूरत से ज्यादा है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तभी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर बट उनके पास वो रीच नहीं है कि वो पहुंच सके वो सामान उन तक। और बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, जैसे कि डीबीटी के अंदर, ये सब के अंदर। वेरी गुड, ठीक है। तो अजय, मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर वापस इसी पॉइंट पर आएंगे। सर टाइम वेल्थ सर फ्रीडम टाइम वेल्थ ओके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अपने आसपास देखिएगा कभी। कुछ लोग मतलब इसे किसी कम्युनिटी से मत जोड़िएगा, मैं किसी कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ। कुछ लोग लालाजी लोग होते हैं, ये शब्द सुना है आपने? लालाजी। यस सर। व्हाट डज लालाजी सिंबलाइज? इसका एक मतलब होता है, जो हम किसी को बोलेंगे तो लालाजी है। सर दुकान का मालिक, पैसे वाला बंदा दुकान। सर ये लोग इंटरेस्ट पे लोन देते थे।
सर बनिया। पैसे वाला, सबसे बड़ा पैसे वाला दुकान वाला होगा, इसके बाद पैसा होगा, दुकान होगा। क्या केवल इतना ही है या इससे आगे भी होता है कुछ, इसका मतलब? एक कंजूस भी होता है सर। वेरी करेक्ट, चलो कंजूस भी होता है। और इसको हम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली शार्प नहीं मानते हैं, बौद्धिक रूप से। ये पैसा बहुत होता है इसके पास, पर हम इसे वैचारिक रूप से बहुत डेवलप नहीं मानते। एग्री करते? लाला जी जो है दिमाग से बहुत ऐसे नहीं माने जाते हैं कि बहुत यस सर, विद्वान नहीं टोन भी माने। उसी हिसाब का मारते हैं। क्या मानते हैं? ये सब मतलब इसे मतलब उस हिसाब का बुद्धिमान नहीं मारते किसी को भी। अगर ताना मारना होता बोलते थे लाला का दिमाग है तेरा। हाँ एग्जैक्टली, इसे ताने के तौर पे थोड़ा लाला का दिमाग है। मीन्स आपके पास पैसा तो है, मतलब मे बी यू हैव मटेरियल वेल्थ, बट तुम्हारे दिमाग में दिमाग कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। ये भी एक इसके अंदर ये इसका मतलब होता है। कंजूस किसी ने बोल दिया। तो अब ये लाला जी होने में परेशानी क्या है? ये आदमी पैसा तो बहुत कमा लेता है, पैसा खूब इकट्ठा कर लेता है, परंतु ये दिमागी रूप से डेवलप नहीं हो पाता, विकास नहीं कर पाता। इसका जो डेवलपमेंट भी है वो इनइक्वल डेवलपमेंट है, इनइक्वल है। तो ये सिर्फ विकास के लिए पर्याप्त नहीं मानते हम ये नहीं कहते कि ये विकसित है। हम ये कहते हैं कि भैया ठीक है, इसके पास पैसा है, पर हम इसे विकसित नहीं मानते। हम इसे ये तो कह सकते हो कि मटेरियल वेल्थ वाला आदमी है, पर ये नहीं कह सकते कि विकसित आदमी है। क्यों विकसित नहीं है? क्योंकि नंबर एक, इसमें पैसा एक एरिया में तो ये डेवलप कर गया है जो कि मटेरियल वेल्थ है, परंतु ये और एरियाज में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसका कुछ नहीं है। ठीक है, इसे नहीं पता इस पैसे का क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। आप उससे बात करोगे, आपको कोई भी बात इसकी ऐसी नहीं लगेगी जिससे आपको कुछ एक ज्ञान की बात लगे, कुछ अच्छी फीलिंग आए। इसका जो विकास है ये अनइक्वल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, पैसा तो खूब सारा है, घर में पता चलेगा गाय भैंस और उस तरीके का इसका कल्चर होगा। घर के अंदर शिक्षा का लेवल बहुत कम होगा, बहुत पुअर होगा। हैप्पीनेस का लेवल, जैसे इन्होंने कहा, हैप्पीनेस का लेवल बहुत पुअर हो सकता है इनके यहाँ। हो सकता है पैसा हो पर हैप्पीनेस ना हो। ये सब इनके समस्याएं होते हैं। तो ये है ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। देयर इज मटीरियल ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर जो है डेवलपमेंट नहीं है। हम देशों में भी कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज को बोलते हैं दैट दे आर डेवलप्ड कंट्री, है ना। जो पश्चिमी यूएसए है, यूके है, जर्मनी, यूरोप के जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, अगर आपको कहा जाए कि भाई हम यहाँ जाना चाहते हैं, आप शायद जाना चाहेंगे, आप उनको देखने घूमने जाना चाहेंगे, रहने। दूसरी तरफ कुछ देश हैं जैसे गल्फ के कंट्रीज। जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे सऊदी हुआ, जैसे यूएई, दुबई, हो गया, दुबई हो गया, जैसे शारजाह हो गया, कतर कुवैत, कतर हो गया, कुवैत, कुवैत को छोड़ दें, कुवैत थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। अब अगर मैं कहूं मटेरियल वेल्थ की बात करें, तो क्या इन देशों के पास इनसे कम मटेरियल वेल्थ है? नो सर, चाहे ज्यादा भी नो हो, सर। क्योंकि तेल की नो इकोनॉमी सर, है, इनके पास पैसा बहुत है। अगर इनके पास पैसे की बात करेंगे तो पैसा बहुत है, इनसे कहीं ज्यादा हो सकता है मटेरियल वेल्थ हो। यूके छोटे देशों से, यूरोपियन देशों से कहीं ज्यादा मटेरियल वेल्थ है। परंतु अगर आपको एक गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि आप इन दोनों देशों में से एक देश में जाना चूज करो, तो आप कौन से देशों में जाना चूज करोगे और क्यों? सर यूएसए में सर यूएसए इसलिए में, सर यूके। इसलिए क्योंकि वहाँ सवाल वहाँ ये है कि क्यों टेक्नोलॉजी आप गल्फ कंट्रीज में नहीं जाना चाहोगे? सर यहाँ तो सबसे सर यहाँ हाँ, जॉब सिक्योरिटी उतना है नहीं, वहाँ जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है। प्लस यहाँ है जो अ, यहाँ केवल जो है धार्मिक चीजों को फॉलो, वहाँ तो उतना नहीं होता है। बहुत अच्छा, तेने दोनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट बता दी।
ये दोनों में जो फर्क है, दोनों में क्या फर्क है? मटेरियल कंडीशन दोनों की सेम है, मटेरियल ग्रोथ दोनों का सेम है, पर डिफरेंस कहां पर है? वैल्यूज में। यहाँ आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज मिलेंगे। आप अगर जाओगे, जाने से पहले आपको परेशानी होगी, पर एक बार अगर आप पहुंच गए, कोई ये नहीं करेगा वहां पर कि अच्छा ये कहाँ से आया है। आप सऊदी में 30 साल भी रह जाओगे तो भी आपको वो बाद में वापस भेज देंगे। 30 साल बाद भी कोई भी बाहर से जाता है, वो लोग उसको नागरिकता नहीं देते। ये ज्यादातर देश, अगर आप एक लिमिट के समय उनकी अपनी कंडीशन के हिसाब से उनके लिए वैल्यूएबल हो, वो आपको वहीं पर अपना वीजा और मतलब परमानेंट रेजिडेंसी टाइप दे सकते हैं। ये आपको कभी आप कितना भी काम करिएगा आपको नहीं देंगे। यहाँ का जो वैल्यू सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, वो कहीं ज्यादा है। उसके कारण आपकी जॉब सिक्योरिटी, जो अधिकार है, एज एन इंडिविजुअल मैं क्या चाहूंगा? एज एन इंडिविजुअल मैं चाहूंगा भाई मेरे पास बराबरी का अधिकार हो, डिग्निटी का अधिकार हो, मेरा भी सम्मान हो सबके तरीके से। हम रूल बेस्ड सोसाइटी चाहेंगे। अब यहाँ शेख उनके लिए रूल अलग हो जाएंगे, हमारे लिए रूल अलग हो जाएंगे, जबकि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वहां ऐसा नहीं है। तो ये कुल मिला के जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये डिफरेंस क्रिएट ना केवल मटेरियल वेल्थ से होता है, बल्कि अदर फैक्टर्स भी हैं। अब जैसे हम सिंपल उदाहरण पे आते हैं, यहाँ से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर कभी आपको ये सवाल समझना हो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, तो जस्ट कम टू दी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, हमेशा ये सोचना कि अगर मेरे को कोई पूछे, आपसे कहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो केवल HDI नाम का शब्द याद करना। ठीक, कर लोगे? सबको पता है HDI क्या यस होता है? सर, यस सर। ना पड़ा यस सर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यही डेवलपमेंट है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 जो हम हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके यहाँ स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य के सेवाएं कैसी हैं, हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, ओवरऑल सोशल जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसा काम करता है। अब भारत में हम देखते हैं कि हाँ, लॉन्गेविटी रिलेटिवली अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में जाओगे उससे कहीं कम है। फिर क्वालिटी ऑफ हेल्थ यहाँ पर कम होगी, जबकि वह वही क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो डेवलप्ड कंट्रीज है वह ज्यादा है। तो आपको जब आप इस चीज को देखते हो, हेल्थ को देखते हो, आपको पता चल जाता है कि ये क्या है डेवलपमेंट और क्या है ग्रोथ। हमारे देश में हो सकता है हम GDP के मामले में 5वें नंबर पे हों, परंतु हेल्थ के पैरामीटर्स के मामले में हम कई आंकड़ों में 100वें नंबर से भी नीचे हैं। अभी कुछ दिन पहले हंगर इंडेक्स आया था, उसमें पता नहीं हम 100 से ऊपर कितनी पोजीशन पर है। लगभग ज्यादातर हम हेल्थ के इंडिकेटर से बहुत नीचे हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें, ये केवल पैसा होना सफिशिएंट नहीं है। हम सऊदी में या कुवैत, कतर में क्यों नहीं जाना चाहेंगे? क्योंकि हमें अब अनकंफर्टेबल लगेगा, हमें लगेगा कि इन लोगों के पास पैसा तो है, ये शेख लोग हैं, इनके पास पैसा बहुत है, बट इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है। अभी भी अपने आप को एक मतलब महान वो मान रहे हैं और बाकी लोगों को क्षीण वो मान रहे हैं कि ये तो छोटे लोग हैं, ये मामूली लोग हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। मतलब जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन इक्वालिटी होती है वो अभी इनके अंदर नहीं आई है। तो ये उनकी एजुकेशन पर रिफ्लेक्ट करती है। पर कैपिटा इनकम, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भारत पर मतलब टोटल GDP के मामले में 5वें 6ठे नंबर पे है दुनिया में, 5वें 6ठे नंबर पर है। पर अगर मैं पर कैपिटा इनकम में चले जाता हूं तो शायद 110वें नंबर पे आ जाएगा। हम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। अगर हम ऐसे रखें, अगर हम GDP की बात करें तो हम यहाँ पर हैं, मतलब मैंने सारे देशों को ऐसे अरेंज किया है, तो GDP के मामले में हम यहाँ हैं। परंतु अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम की, तो हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, बॉटम पर आ जाते हैं। 190 देशों में हम नीचे एकदम से धड़ाम से गिर जाते हैं।
तो यानी कि ये जीडीपी हमारा ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है, टोटल जीडीपी ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी इनइक्वालिटी है। हमारे देश में मुकेश अंबानी भी हैं, अदानी भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब हमारे देश में जो कितना 60 या 70% ऑफ वेल्थ, देश की जितनी पूंजी है उसका 60 से 70% हिस्सा कितने लोगों के पास है? 1% लोगों के पास, लेस देन 1% पीपल। पहले कुछ 100 लोग हैं, कितने लोग हैं जो 500 मतलब 50% ऑफ वेल्थ कुछ बहुत थोड़े लोगों के पास है देश का, देश की जो संपत्ति है। तो मतलब 1% आबादी, अगर पहली 1% आबादी की बात की जाए तो देश का 70-80% रिसोर्स उसके मतलब वेल्थ उसके कंट्रोल में। तो हमारे देश में इनइक्वालिटी है। एक तरफ कोई आदमी बढ़िया बढ़िया फरारी गाड़ियों में हजारों मतलब सैकड़ों करोड़ों की मतलब करोड़ों की सैकड़ों गाड़ियां लेके बैठा है। विजय माल्या जब वो हुआ था तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, और आप लोगों ने ध्यान देखा हो तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां उसके घर से 100-150 गाड़ियां, और महंगी महंगी सारी महंगी महंगी गाड़ियां उसके घर से बाहर निकलती हैं। और ये हमारे वल्गैरिटी है। और ऐसा भी है कि हमारे देश में ऐसे करोड़ों मतलब उस करोड़ों क्या 85 करोड़ों 80 करोड़ 86 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हमें फूड सब्सिडाइज करके देना पड़ रहा है। उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो 20 रुपए किलो गेहूं खरीद सके, आटा खरीद सके, तो इसलिए हम उनको 2 रुपए किलो आटा कर गेहूं दे रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये हमारे देश में जो इनइक्वालिटी है ये हमारे पर रिफ्लेक्ट पुअरली करती है, शोज दी लैक ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज लैक ऑफ डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक आइडिया। इट्स अ टोटल आइडिया, इट्स नॉट आइसोलेटेड आइडिया। जैसे हमने जीडीपी या ग्रोथ में देखा एक केवल एक सेगमेंट को देखते हैं कि आपके नंबर कितने हैं, परंतु एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है। हो सकता है कि किसी आदमी के पास बहुत पैसा ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसा नहीं रखते हैं, परंतु फिर भी वो समाज में बहुत प्रभावशाली विचारवान समझे जाते हैं। पर बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा परंतु वो मटेरियल वेल्थ के अलावा उनकी कोई और पहचान नहीं है। तो ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर है। आई थिंक थोड़ा बहुत ठीक है। कोई इसमें कुछ और ऐड करना चाहेगा? नो सर। ये सवाल को बार बार आप अपने मन में सोचिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। जरूरी सवाल है। आपकी समझ, पर्सनल समझ बननी चाहिए। मैं देखिए एजुकेशन में यही कहूंगा कि अपनी व्यक्तिगत समझ बनाइए, शिक्षा से अपनी समझ बनाइए। पढ़ाई को केवल रटने के लिए मत करिए, पढ़ाई को जानने के लिए, समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए कि कैसी दुनिया आइडियल होनी चाहिए। जैसे आज हमने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी कि हमारे ये जो वेलफेयर स्कीम का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। भाई एक राजा के लिए, जो खुद राजा है, एक शासक के लिए आप कैसे वेलफेयर स्कीम ला सकते हो? एक शेयर होल्डर के लिए कैसे वेलफेयर स्कीम ला सकते हो? एक आइडिया ऑल टुगेदर गलत है। हमारे को उसका अधिकार है, एक शेयर होल्डर को उसका शेयर मिलना चाहिए। हम इस लोकतंत्र के बराबर के शेयर होल्डर हैं, और हमारा शेयर होल्डर सर्टिफिकेट, मेरे को जो इलेक्शन आई कार्ड वाली बात है वो अभी सूझी, मैंने ऐसा नहीं कहीं पढ़ा है, ये अभी मैं सोचा कि भाई अगर हम शेयर होल्डर हैं तो कैसे प्रूव करेंगे कि हम शेयर होल्डर हैं डेमोक्रेसी के? उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? हमारा वोट हमारा अधिकार जो है, वोट जो है वो हमारा शेयर एक्सप्रेस कर रहा है कि आई एम अ इक्वल पार्टनर इन दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम। इस लोकतंत्र का बराबर का हिस्सा है मेरा। मैं किसी से कम ज्यादा नहीं हूं। मैं मुकेश अंबानी और मोदी जी से भी कम नहीं हूं, मैं बराबर हूं। जहां वो खड़े हैं वहीं मैं खड़ा हूं। मैं भी एक वोट डालूंगा, वो भी एक ही वोट डालेंगे, कोई दूसरा 2 वोट नहीं डाल पाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं हम। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, कीमतों को स्थिर करने के लिए एक फंड बनाया गया कि कीमत हमारी स्थिर रहनी चाहिए। क्या करोगे इस कीमतों को स्थिर रख के? कीमतों को इन्फ्लेशन ना आए। हाँ, हम्म। पहला तो इन्फ्लेशन ना आए, दूसरा ये हो सकता है कि अगर स्थिर नहीं रखेंगे तो मोनोपोली आ जाए, मतलब मार्केट में मोनोपोली आने से क्या होगा, कीमतें स्थिर नहीं रहेंगी और सबको ये चीज मिल जाए, सबको आसानी से अफोर्डेबल प्राइस पे। अफोर्डेबल, वेरी करेक्ट। कि हमने जैसे बात की थी कि हमारे देश में खाद्यान्न इस समय ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, जितनी हमारे देश में आवश्यकता उससे ज्यादा है, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों तब भी आज लोग भूखे हैं? अफोर्डेबिलिटी की बात है। खाद्यान्न है होने से ही सब काम नहीं हो जाता। केवल घर में खाना है, आपके घर में मान लीजिए आपके घर में अनाज रखा हुआ है, तो क्या आपका उससे पेट भर जाएगा? आपके घर में गेहूं की बोरियां रखी हुई है, ये पर्याप्त है? नो सर। है ना? आपको उसे भाई कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे ईटेबल बनाना पड़ता है। ऐसे ही इसकी बात है, खाद्यान्न की बात है कि हो सकता है हमारे देश में हो, पर उस व्यक्ति जिसको हम देना चाहते हैं उसकी पहुंच से बाहर हो, एक्सेस में ना हो, फिजिकल पहुंच से बाहर हो। यहाँ उसका घर है, ए स्थान पर उसका घर है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर उसका वो जो मंडी है या जहाँ उसको अनाज लेना है, अब उसके पास सामर्थ्य नहीं है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ट्रैवल करने का। पहाड़ी एरियाज में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ ये समस्या हो, ट्राइबल एरियाज में उनके पास पहुंच नहीं है, फिजिकल एक्सेस नहीं है, पैसा नहीं है। फिजिकल एक्सेस के बाद दूसरा, भाई वो कहता है कि मेरे को 30 रुपया चाहिए 1 किलो गेहूं में तब दूंगा जब मुझे 30 रुपया दोगे। अब इसके पास 30 रुपया भी नहीं है, तो ये कैसे खरीदेगा? तो इसके पास इसकी एक्सेस में अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। तभी हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक और ये है एक्सेसिबल होने अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी। हाँ, अवेलेबिलिटी, वेरी गुड। तो अफोर्डेबल होना चाहिए, भाई उसकी जेब में इतने जितने पैसे हों उतने खरीद सके, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हो सकता है बी आपने दुकान तो खोल दी, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। राशन की बहुत सारी ऐसी दुकानें रहती हैं कि वहां पर अनाज तो है पर वहां अवेलेबल कुछ है नहीं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, उसमें से एक है कीमतें। तो कीमतें हमारी अफोर्डेबिलिटी को अफेक्ट कर देती है, बहुत सीरियसली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। कीमत अगर मान लीजिए आज के समय में सब्जियों के दाम महंगे हो रहे हैं, जहां आदमी 10 रुपए 20 रुपए किलो सब्जी खरीद लेता था, आज 70-80 रुपए किलो से सब्जी खरीदनी पड़ेगी। अगर मतलब मैं कई चीज बड़ी, कभी कभी मंडी या कभी जाना होता है तो बड़ा दुख भी सा भी होता है जब आप लोगों की बाइंग कैपेसिटी को देखते हो कि किस तरीके के हम बाजार हैं। अब लोग जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्जियां नहीं कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। एक व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे देश में जो दिन के 200 150 200 रुपया कमाते हैं। 150 200 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के घर में जिसमें 4 या 5 सदस्य भी हैं, उसके लिए 70-80 रुपए किलो सब्जी खरीदना भयंकर चैलेंज है। मतलब अपनी, अब उसकी अपनी और आवश्यकताएं भी होंगी। वो जो है खाना पीना खा सकता है, किराया भाड़ा चाहिए उसको, जहाँ रह रहा होगा उसके लिए उसे भाड़ा देना होगा, उसे कपड़ा लत्ता पहनना होगा, सर्दी आ गई है रजाई गद्दा भी चाहिए होगा। अगर बच्चे हैं छोटे हैं तो उनको शायद स्कूल पढ़ाना चाहता होगा तो वहां भी भेजने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। तो ऐसे में उसके लिए सब्जियां खरीदना वो बहुत भारी होगा। खाद्यान्न खरीदना, चलो आटा तो खरीद लेगा 20 रुपए किलो, ये कैसे खरीदेगा 80 रुपए किलो? और टमाटर 70-80, जो और चीजें हैं, प्रोटीन
मीट अंडा जो है, मीट 600-700 रुपया किलो, चिकन वगैरह, मतलब लोगों को आप जब बाजार में खड़े हुए खरीदते देखते हैं, एक पाव, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी, मतलब एक परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितनी कम क्वांटिटी है, लोग उसे भी खरीदने को बाध्य है। तो ये हमारे ऊपर बुरी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा डेवलप्ड होना किस काम का है। हमारी जेब में अगर पैसा है तो वो किस काम का है कि अगर हमारे लोगों को इतनी बुरी स्थिति में रहना पड़ रहा है। जो जो मीट के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कोई नहीं खरीदना चाहता, लोग उन्हें खरीदते हैं ताकि वो अपने पैसे को बचा सकें। और ये शहरों की स्थिति है, गांव की स्थिति और खराब है। खाना, बहुत सारे घर ऐसे रहते हैं जहाँ खाना एक समय बनाया जाता है, 2 समय खाना ही नहीं बनाते, या सब्जी एक समय बनाते हैं, 2 समय सब्जी नहीं बना पाते, इतने पैसे नहीं है उनके पास। तो ठीक है, ऐसे में हम अपना, ठीक है हमारे पास बहुत सारा खाना है, पर क्या हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए जब हमारे आसपास इतने सारे लोग हों जिनके पास पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं है खाने के लिए, मतलब और कोई बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल खाने तक के लिए वो दुखी है, खाना भी ठीक से अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर ये सब्जियां नहीं खरीदेंगे, अगर मीट अंडा या हाई प्रोटीन की चीजें नहीं खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से उनको, उनके बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो रुकेगा, और उसके साथ आगे पूरे देश का, उनकी आगे आने वाली जनरेशन का विकास रुकेगा। ऐसे में क्या हमारे पास, जिनके पास कुछ जो लिटिल बेटर ऑफ है, ठीक है कि आज हमारे पास पर्याप्त साधन है कि चलो ठीक है, हम पर्याप्त, मतलब इतने तो है कि हम अपने लिए खाना भोजन खरीद सकते हैं, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए हम बाकी लोगों के लिए भी सोचें कि यार कैसे हम, मैं ये चीजें जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्या? आप सब्जी नो मंडी सर। खड़े हुई नो है ना, मंडी में खड़े हुई है, देखिए ऐसा लगता है यार, बड़ा दुख वाली स्थिति लगती है कि लोग जब इतनी क्वांटिटी में खरीदते, बहुत लोग तो शायद खरीदते भी नहीं है, 250 ग्राम चीज खरीद रहे हैं, और 250 ग्राम एक छोटे परिवार के लिए कोई क्वांटिटी नहीं होती है, बहुत कम क्वांटिटी होती है, पर वो बाध्य है उसे करने के लिए। और ये बड़ी मटेरियल स्थिति, और कहीं हम ये नहीं कह सकते, यही मैं कहता हूँ कि हमारे को ये नहीं हो जाना चाहिए, जैसे ही ये बात आएगी अधिकांश लोग क्या करेंगे, महंगाई बहुत बढ़ रही है, किसकी जिम्मेदारी है? सर कौन हम सब जिम्मेदारी की। है? सरकार की, हाँ सर। सरकार। सब यही बोलते हैं। सरकार कौन है? सर हम स्वयं हैं। हाँ मैं अधिकांश लोग ये नहीं मानते, सरकार लोग बोलते हैं हमारे अलावा सब सरकार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ज्यादातर बार आप ज्यादातर लोगों से जब चर्चा कीजिएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि सरकार हम है, सरकार बाहर के लोग हैं, वही जिम्मेदार है। जो कुछ अव्यवस्था है, जो कुछ गलत हो रहा है, जो कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, वो किसी और की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चाहे हम लोकल लीडर्स को या सेंटर के, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, मैं किसी को एब्जॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ मेरी भी जिम्मेदारी है। आई एम दी इक्वल शेयर होल्डर, ध्यान है ना। अगर मेरे को वोट देने का अधिकार है तो इस चीज को बदलने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है कि कोई आदमी भूखा ना सोए, कम से कम मैं कुछ तो ऐसा करूं जिससे लोगों के पेट में अन्न जाने का, बच्चों की एजुकेशन का कुछ बेटर हो जाए। मैं दुनिया नहीं बदल सकता हूँ, ये बात निश्चित है, 1 अरब 1.5 अरब लोग होने जा रहे हैं, हम नहीं बदल सकते, पर कुछ तो मैं करूं जिससे कि कुछ तो बदले। तो ये हमारा वो है। अभी हम थोड़ा सा आज डिस्कशन हमारा ज्यादा जनरल और जेनेरिक हो जा रहा है, पर ये कुछ सवाल हमारे सामने हैं, और हमेशा ये सवाल कचोटते हैं कि क्या, कैसा हम समाज है, कैसे हम लोग हैं, कैसे हम इतने भाव शून्य हो सकते हैं कि हमारे आसपास इतनी चीजें होती रहती हैं, लोग इतने
दुखी, मतलब दुखी तो मैं नहीं कहूंगा, दुखी तो नहीं है, परंतु हाँ अभाव में जी रहे हैं, अभाव में जीने को बाध्य है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी पीड़ा लगती है कि क्या क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या कुछ तो कर सकते होंगे, कुछ तो होना चाहिए, या कुछ नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सर। सर कुछ होना चाहिए सर। दुनिया बदलनी चाहिए सर जो पैसे वाले हैं उनको आगे आना पड़ेगा। नहीं, सबको आगे आना पड़ेगा। ये मैं हमेशा एक ही चीजों को मानता हूँ, लोगों ने, हमने क्या परेशानी की है ना कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, सबको दूसरे को जिम्मेदारी, अरे भाई दूसरा क्यों जिम्मेदारी है, बताओ एक बार, बताओ पैसे वाले क्यों आएंगे आगे? प्रैक्टिकली सोच के बताओ। वो नहीं आएंगे सर आगे। क्यों आएंगे? उनके पास कोई रीजन बताओ ना, कोई तो रीजन हो उनके पास आने को, क्यों आएंगे भैया? जिसकी मौज आ रही है, जो आपके बलबूते पर जिसे मैंने कहा ना, वो सर 200 उन पे बीघा खेत है उसके पास, वो आपके हिस्से का है, वो आपका इतना अच्छा होता तो पहले ही ना दे देता, वो आपका लेता ही क्यों? वो तो कभी नहीं आएगा। भाई आप लेकिन कह रहे अगर हो सर एक्सप्लॉइटर से, आप एक्सप्लॉइटर से कह रहे हो काइंडली स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन, वो क्यों करेगा भाई एक्सप्लॉइटेशन में? लेकिन सर एथिकल सोसाइटी में तो होना चाहिए ना ऐसा। तो एथिकल सोसाइटी बनेगी कैसे? होना चाहिए एथिकल सोसाइटी, सर बट where is that ethical society and how will we approach that ethical society? ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो यही है कि बने कैसे एथिकल सोसाइटी? हु इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग दिस एथिकल सोसाइटी? वी ऑल। हम लोग ही सर सर हम, सर हाँ सोशल वर्क। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी हमें समझनी होगी कि कोई और नहीं करेगा। हम अगर ये सोचेंगे कि नेतागण हमारे लिए कुछ कर देंगे, भाई नेता क्यों करेंगे? मैं हमेशा ये मानता हूँ, आज तक ये मानता हूँ कि नेताओं को गरीब बनाए रखने में उनका अपना इंटरेस्ट है। नेता हमें कभी गरीबी से बाहर नहीं निकलने देंगे। नेताओं के लिए अच्छा है कि हम गरीब बने रहें। अगर आप गरीब नहीं बनेंगे, आप मान लीजिए पैसे वाले बन गए, ठीक है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, आप एजुकेशनली मजबूत हो गए, आप नेताजी को पूछेंगे क्या? नेताजी को अच्छा कौन पूछता है? तब उनका कॉम्पिटिटिव फायदा हो जाएगा नेताजी को। लोग होते हैं ये तो नुकसान हो जाएगा। अगर जैसे ही आप गरीब से ठीक बन गए, आप थोड़ा पूछते हैं नेताजी को, आप तभी तक पूछेंगे जब आप गरीब हैं, नेताजी मेरा ये काम करा दो, नेताजी वो काम करा दो। आपके पास अपना कुछ एजुकेशन है, आपके हाथ में पैसा है, तो आप क्यों पूछेंगे? कहेंगे ठीक है भाई, होंगे नेता अपने घर के होंगे। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके नेताओं में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। डेवलपिंग कंट्रीज के लोग आज भी अपने नेताओं को भगवान मान के ट्रीट करते हैं। वहां के डेवलप्ड कंट्री के जो नेता हैं, वो आम साइकिल पे घूम रहे होंगे आपकी तरह से, साथ साथ अपना बैग लेके टक 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 चले जा रहे हैं, साथ साथ आप ही के साथ में आपके बराबर में चल रहे होंगे। वहां के नेताओं का ये स्तर है। और हमारे यहाँ है ये जो सुपर पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जी नेताजी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ वहाँ हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट पर राजा रानी आए थे शायद इंग्लैंड के। हम लोग अपना, मतलब इंडिया में कल्चर है कि लोग, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपना बैग लेके नहीं चलते हैं, तो उसके लिए वो 2-4 अर्दली लेके चलते हैं, जो उनका बैग और सामान उठाते हैं। जो राजा है इंग्लैंड के, रानी, वो अपना बैग लेके खुद चली आ रही है। अब ये हमारे लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन, क्योंकि हमारी कल्चरल वैल्यू का हिस्सा नहीं है, बट उनके लिए इसे कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी गूगल करेंगे, बहुत सारे देशों के, जो नीदरलैंड और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो साइकिल लेके वहां चले जाते हैं अपने दफ्तर। वो हमारे लिए को बिल्कुल यस सर। एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
क्योंकि हमारी जो समझ है वो बहुत डिफरेंट है। तो नेताओं की पूछ गरीब लोगों तक, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नेताओं का कोई इंटरेस्ट है। वो गरीबी गरीबी बोल सकते हैं कि गरीबी हटनी चाहिए, गरीबी हटनी चाहिए, क्योंकि गरीबी हटाना एक पॉपुलिस्ट मेजर है, पर गरीबी को हटा देना निहायत नुकसानदेह कॉन्सेप्ट है। तो वो कोई अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा, उनकी अपनी जो जागीर है वो उसे कोई मिटाना नहीं चाहेगा। किसी को पेंशन दिलवा दिया, किसी को कुछ और दिलवा दिया, किसी का राशन कार्ड बनवा दिया, इसी में लोग खुश हैं। छोटा 10-20 हजार रुपए का ठीक है, कोई ग्रांट दिला दो, ये करा दिया, तो उसी से वो पूरे जीवन भर उससे सेवा करा लेते हैं। तो नेता लोग नहीं करेंगे, नेता कभी नहीं करेंगे। हम चलो अभी अपने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड पर आ जाते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है जो 2014-15 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा बनाया गया था। बाद में इसको कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया 2016 में। जैसा हमने इसका नाम अभी डिस्कस किया था, इसका उद्देश्य है कि जो हमारी एग्री हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज है, जैसे प्याज, आलू, बाद में फिर इसमें दालों को भी डाला गया है, कि जैसी ये की वस्तुएं हैं जो हमारे रोज की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, इनकी कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, वॉलेटाइल ना हो, उनकी कीमतें स्थिर रहें। इसके लिए ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 14-15 में बनाया गया था और बाद में कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के हाथ में दे दिया गया। ये इसके तहत एक स्ट्रेटेजिक बफर बनाया जाता है, मतलब कुछ क्वांटिटी का एक स्टॉक रखा जाता है, जिससे कि बाद में जब प्राइस उनके कीमतें बहुत ज्यादा घट बढ़ रही हो तो उससे उसी समय उसको रिलीज कर दिया जाए, ताकि कीमतें स्थिर बनी रहें और जो काला बाजारी है, स्पेकुलेशन है, उसको रोका जा सके। इस स्कीम के तहत जो फार्मर एसोसिएशंस हैं उनसे डायरेक्ट परचेज किया जाता है गुड्स का। इसके अलावा ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है इस स्कीम के तहत। इसके अलावा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के अलावा यहाँ पर इंपोर्ट, अगर मान लीजिए कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से घट बढ़ रही हैं तो इंपोर्ट की सुविधा भी इस फंड को दी जाती है। अभी के समय में दूध को भी इसके अंदर लाए जाने का प्रस्ताव है, पर अभी ये फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है कि पीएसएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में दूध को भी लाया जाए। अगली स्कीम जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है जागो ग्राहक जागो। ठीक, ये कंज्यूमर मिनिस्ट्री के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें कंज्यूमर्स को के अधिकारों को, कंज्यूमर भी एक हाईली वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है। कंज्यूमर को लोग कुछ भी झूठ सच बोल के कुछ भी चिपका देते हैं, ये वाली दवा खाने से ऐसा हो जाएगा, ये कर लो कोरोना मर जाएगा, कुछ भी झूठ सच बोल के लोग अपना कूड़ा कबाड़ा बेच के चले जाते हैं और कंज्यूमर उसे खरीद के दुखी होता रहता है। तो ये जो हमारे ग्राहक हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करता है। इसमें एक कार्यक्रम है जागो ग्राहक जागो, जिसके अंदर मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं रिगार्डिंग कंज्यूमर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो कंज्यूमर है उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ये एक्ट काम करता है। इस एक्ट के तहत हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको त्वरित, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ग्रीवियंस मैकेनिज्म दिया जाता है कि उनको जल्दी से जल्दी उनकी जो भी समस्या है उसका निपटारा किया जा सके। इस कंज्यूमर फोरम में 6 से 8 राइट जो यूएन चार्टर के अंदर में अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, 6 राइट्स, कंज्यूमर के 8 राइट्स हैं यूएन चार्टर में, उनमें से 6 राइट्स का इस एक्ट के अंदर इनको लिया गया है। जो अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं वो है राइट टू प्रोटेक्शन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ चॉइस, राइट ऑफ हियरिंग,
राइट ऑफ रिड्रेसल एंड राइट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं उस सामान पर हमें पूरी सूचना दिए जाने का अधिकार है कि हमें पूरा बताया जाए ये सामान क्या है। हमारे को चॉइस करने का अधिकार है कि हम चूज कर सके कि भाई हमें ये वस्तु लेनी है। हमें सुनवाई का अधिकार है, रिड्रेसल का, अगर किसी को कोई शिकायत है उसके शिकायत निवारण का अधिकार है। ये सब अधिकार हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा दिए जाते हैं। इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं जहां पर आप अपनी शिकायतें डाल सकते हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन है जिस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत को भेज सकते हो कि इस हमारा जो है ये इस तरीके से हमारी ये शिकायत है। ठीक, अंत्योदय अन्न योजना, ये कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन राइट है ये भी आपका एक जरूरी अधिकार है जो आपको पता रहना चाहिए किस तरह से ये, क्योंकि आए दिन ये सब धोखाधड़ी होती रहती है। तो कैसे हम अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन एक होती है, एक नंबर होता है, वहां पर आप अपनी फोन करके शिकायत कर सकते हैं कि जी मैंने ये उनकी वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट पे जाके आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेन कर दें, मटेरियल जो भी आपके पास सबूत हैं वो डाल दें और उस आदमी का नाम जिसके अगेंस्ट शिकायत है वो उसको डालें, तो ये लोग आपकी शिकायत के निवारण के लिए कार्य करते हैं। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना ये हमने पहले भी बात की थी, टारगेटेड पीडीएस स्कीम की का हिस्सा है। इसी तरह से जैसे उसमें 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो अनाज दिया जाता है, यहाँ पर शायद अनाज 1 रुपए किलो, और इसमें जो कवरेज है वो होती है उसके अनुसार। यहाँ जो कवरेज है ये फैमिलीज के अनुसार है। अंत्योदय स्कीम के अंतर्गत पुरानी स्कीम है, तो अंत्योदय स्कीम में परिवारों की पहचान की गई थी। 2.5 करोड़ परिवारों को पहचान कर उनको जो है सस्ती दरों पर अनाज दिया जाना, ये इस अंत्योदय स्कीम का हिस्सा है। इसमें 35 किलो अनाज प्रति परिवार को दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारा जो हिंदी में क्या बोलेंगे, संस्कृति मंत्रालय। कल्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? इस मंत्रालय सांस्कृतिक मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय बोलते हैं। सांस्कृतिक नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं हिंदी में, हम उसे कुछ और बोलते हैं, या सांस्कृतिक मंत्रालय बोलते हैं। मेरे को संस्कृति मंत्रालय कभी सुनाई दिया गया ऐसा मालूम नहीं होता, इसकी हिंदी कुछ और होती है। ठीक है, जो इसके अंदर जो स्कीम्स हैं, ये जो संस्कृति मंत्रालय या कल्चर मिनिस्ट्री है, ये हमारे देश की जो मजबूत धरोहर है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको सहेजने का, उसका ध्यान रखने का काम करती है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना ये हमारी सेंट्रल सेक्टर यानी कि केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो चैरिटेबल रिलीजियस संस्थानों पर यदि वो जो अनाज जो खरीद रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लंगर चलते हैं, बहुत सारी जगहों पर भोजन खिलाया जाता है, बहुत सारी जो गुरुद्वारे हैं उनमें ये सब व्यवस्थाएं हैं, आश्रमों में, मॉस्क में, मंदिरों में ये खाने का जो वो दिया जाता है, इस पर किसी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो सीजीएसटी टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा। ये है हमारी सेवा भोज योजना। तो जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो यदि जो है भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है तो उनको ये सुविधा दी जाएगी। सेवा भोज योजना। अगली योजना इंटेंजिबल हेरिटेज स्कीम। इंटेंजिबल
हेरिटेज। इंटेंजिबल हेरिटेज कैसी होगी? जैसे हमारा कल्चर हो गया, मतलब परंपराएं। नहीं, वो तो सारी हो गई। व्हाट इज इंटेंजिबल हेरिटेज? सर जिसको हम छू नहीं सकते हैं, IPR जैसे कि सेवा भाव, जैसे हम कोई त्योहार मनाते हैं अलग तरह से, और अलग अलग लोगों का फेस्टिवल होता है। हाँ जी। हाँ। जयवीर, आप बताओ व्हाट इज इंटेंजिबल हेरिटेज? किसको बोलोगे इंटेंजिबल हेरिटेज? टेंजिबल हेरिटेज क्या है, इंटेंजिबल हेरिटेज क्या है? सर इंटेलेक्चुअल वेल्थ नहीं, सैफ, आपका नाम सैफ है, जयवीर नहीं है। जिसका नाम जयवीर हो वो बोलेगा। जयवीर सिंह। आई थिंक जयवीर सिंह इज नॉट अवेलेबल। जयवीर, बताओ भाई कि ये इंटेंजिबल और टेंजिबल हेरिटेज क्या होगा? सोचो, और पता है तो बताओ। सर ये विरासत से संबंधित हुआ। हाँ ठीक है, हेरिटेज विरासत हो गया, पर इसमें जी दो शब्द मैं इस्तेमाल आगे कर रहा हूँ, इंटेंजिबल। ये हमने शब्द डिस्कस किए हैं क्लास के अंदर में, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, ये याद रखना। IPR के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए थे। अब बताओ। सर जो छू सकते हैं या जिसको अनुभव कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। वो कौन सा हो गया जो जिसे छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो हो गया? इंटेंजिबल का मतलब जिसे मतलब हम छू तो नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब तुम एग्जाम्पल सोचो, ऐसी कौन सी विरासत हो सकती है जिसको हम अनुभव तो कर सकते पर छू नहीं सकते? अब ऐसे सर जैसे बौद्धिक संपदा है। हाँ, उदाहरण कर, हेरिटेज की बात कर रहे हैं हम, विरासत की। तुम यहाँ तक बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अंतिम प्रश्न यही है कि ऐसी कौन सी कोई चीज सोचो कि जो हमारी विरासत हो और जिसको हम छू नहीं सकते पर है विरासत। जैसे सर मान लीजिए हमारी पुरानी संस्कृति हो सकती है। नहीं, उसकी कोई चीज एग्जाम्पल के बताओ, वो तो ठीक है, सही है। संस्कृति में कई चीजें ऐसी हैं जिनको हम छू नहीं सकते। हमारे रीति रिवाज भी आ सकते हैं, हमारी जो ट्रेडिशन है, पुरानी परंपराएं हैं, हमारे जो धार्मिक चीजें हैं, हमारे जो अपने विचार हैं, या जो पुरानी धार्मिक स्टोरी है, या कोई कथा है, ठीक है, कहानी। बिल्कुल सही है। ठीक, तो हमारे जैसे गीत, हमारे ट्रेडिशन, हमारे फेस्टिवल्स, ठीक है। अब फेस्टिवल को हम छू नहीं सकते पर एक सिस्टम हमने बना रखा है कि वो फेस्टिवल हम मनाएंगे। तो जी ये सर। जो हमारे इंटेंजिबल हेरिटेज होते हैं, बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है, शाबाश। तो हमारे ऐसे इंटेंजिबल हेरिटेज हैं, ठीक है, ऐसी चीजें हैं हमारी विरासत में जो कि हम छू नहीं सकते हैं, जिनको ऐसे नहीं है कि किताबें नहीं है या बिल्डिंग्स नहीं है। जैसे किले हैं तो टेंजिबल हेरिटेज है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है टेंजिबल हेरिटेज है, कोई और ऐसी चीज है वो टेंजिबल हेरिटेज हो सकती है। पर ऐसी भी हेरिटेज हो सकती है जो इनटेंजिबल हो, जिसको छुआ ना जा सके। जैसा जयवीर ने हमें बताया कि ऐसी बहुत सी विरासत हो सकती है जिसको छुआ ना जा सके, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम है, स्कीम फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हेलो क्या हो सर। सकती है? जैसे सर ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारी बोलियां, बहुत सारी बोलियां भारत के अंदर में है, छोटी बड़ी बोलियां हैं, कई तो भाषाएं हैं पर बोलियां भी हैं। तो वो, फिर जैसे लोकगीत, बहुत सारे गाने हैं, लोकगीत हैं, कहानियां हैं, तो जो हमारे ट्रेडिशन में चली आ रही हैं। इसके अलावा हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स हैं। कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है, बड़े सारे मेला हैं भारत के अंदर में, जगह जगह पर मेले लगते हैं।
हर जगह पर कुछ ना कुछ खास तरीके का एक क्षेत्र में मेला लगता है। हमारे यहाँ दशहरा का मेला लगता है, एक नौचंदी का मेला लगता है। आसपास के इलाकों में, सभी के इलाकों में कुछ ना कुछ इस तरीके का एक ट्रेडिशन चला आ रहा होगा। तो वो फेस्टिवल्स हैं, फिर कई सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, नौटंकी, ठीक है, अलग अलग जगह पे कहीं यात्रा है, कहीं नौटंकी है, अलग अलग तरीके के परफॉर्मिंग आर्ट्स है, सोशल प्रैक्टिसेस है, नॉलेज है कई तरीके की, और प्रैक्टिसेस है जो हमारे दुनिया हम लोग करते हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है। आज के समय में कई चीजें बदल गई हैं, परंतु पुराने हमारे कई सारे बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, जिसको हम किसी दूसरे तरीके से उस काम को, उससे भी बेहतर काम को करते थे। चाहे बुनने कातने का काम है, इनफैक्ट मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे जूता बनाने का काम है, और अगर आप पता नहीं हम उस क्राफ्ट को सिक्योर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बट जैसे हमारे यहाँ था हाथ से जूता बनाने का ट्रेडिशन, तो वो कैसे बनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से बनता था जी, याद है उसकी मेमोरीज, परंतु पता नहीं कैसे वो बन सकता है। तो वो सब क्राफ्टमैनशिप है जो जो आज के समय में हम मशीनी तरीके से तो ले सकते हैं, पर हमारे को अपने कल्चरल हेरिटेज को कैसे रखना है, संभाल के रखना है, तो वो सब हमें इस स्कीम के तहत उस कल्चरल हेरिटेज को हम सहेज सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सरकार हमें कुछ ग्रांट दे जा सकती है, नॉन रिकरिंग ग्रांट्स, ऑनरेरियम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सब इस स्कीम के तहत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। और ये स्कीम संगीत नाटक अकादमी द्वारा लागू की जाती है। संगीत नाटक अकादमी जो हमारी है उसके द्वारा इस स्कीम को लागू किया जाता है। जूनियर हेरिटेज मिस्त्री स्कीम, जूनियर हेरिटेज मिस्त्री, ये हेरिटेज मिस्त्री क्या होता है? हमारे कई सारे पुराने कारीगर हैं, मिस्त्री, मिस्त्री से समझते हैं सभी लोग, मैसन इंग्लिश में बोलते हैं, मैसन। यस सर। मिस्त्री जो चिनाई करते हैं, ठीक है। तो आज के समय के मिस्त्री हैं हमारे पास अधिकांशतः जो आज के समय के सीमेंट और इस पर काम करना जानते हैं, परंतु कुछ मिस्त्री जो पुराने ट्रेडिशनल मिस्त्री हैं, पुराने ट्रेडिशन में जो बिल्डिंग मटेरियल्स थे वो काफी डिफरेंट थे और उनको काफी अलग तरीके से, जैसे चूने का इस्तेमाल किया जाता था, इवन आटे का भी इस्तेमाल किया जाता था बिल्डिंग मटेरियल के लिए, बड़े सारे डिफरेंट मोर्टार का, मतलब कई सारे जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल करके मकान को बनाया जाता था। उनके डिजाइन्स भी, अगर आप पुराने मकानों के डिजाइन्स देखेंगे वो बहुत डिफरेंट है, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, वो बहुत महंगे भी पड़ते हैं, पर क्योंकि वो हमारी संस्कृति है तो उनको हमें बचाए रखने का प्रबंध करना चाहिए, उनका ये देखना चाहिए कि कैसे हम उनको बचा सकते हैं। तो ऐसे हेरिटेज मिस्त्री जो कि किले और इनसे जुड़े रहे हैं, उनको फर्दर डेवलप करने के लिए सेंटर का ये हेरिटेज मैसन है ना, मिस्त्री, हेरिटेज मिस्त्री कार्यक्रम है, जिसमें जहां जहां राजस्थान को चुना गया है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जहां जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है उसको किस तरीके से कॉन्जर्व किया जाए, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए इन नए मेसन्स के द्वारा। ये जो मिस्त्री होंगे ये केवल इस हेरिटेज बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए, और इसके लिए नए नए युवाओं को उनकी जो पुरानी प्रैक्टिसेस है उनसे उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा और ये आर्ट एंड क्राफ्ट उनको बताया जाएगा। प्रोजेक्ट मौसम, ये प्रोजेक्ट मौसम है, ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। ट्रांसनेशनल मतलब कई देशों को इसमें सम्मिलित कर कर बनाए जाने वाला ये प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट बोलते हैं और एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
ये प्रोजेक्ट आधारित है, हमारी जो नॉलेज है, ये प्रोजेक्ट है मॉनसून विंड्स पर। एक पूरा क्षेत्र है, पूरा एरिया है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जो सभी मॉनसून विंड से प्रभावित होता है और बेनिफिट होता है। जो मॉनसून की हवाएं चलती हैं उनसे हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। हमारे जीवन में जो बारिश और बहुत सारे खाने पीने की चीजें हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो इस पर निर्भर करता है। तो इंडियन ओशन के आसपास के ऐसे देशों को मिलाकर ये बनाया गया है प्रोजेक्ट मौसम, जिसके अंदर 39 इंडियन ओशन कंट्रीज, जो हिंद महासागर के आसपास के 39 देश हैं, उनके आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके एक जगह पर लाया जाएगा। तो बस इतना याद रखेंगे कि ये प्रोजेक्ट मौसम है, एक कल्चरल प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट अ वेदर प्रोजेक्ट। ये बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि ये कल्चरल प्रोजेक्ट है, ट्रांसनेशनल कल्चरल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय की अपनी अपनी स्कीम है। पहला हम पढ़ते हैं ये मेक टू स्कीम। रक्षा मंत्रालय, आपने जैसे कई सारी बातें करी, रक्षा मंत्रालय का भी एक एरिया है कि हमें डोमेस्टिक प्रिक्योरमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था, ये भी एक एरिया बहुत महत्वपूर्ण एरिया हो सकता है कि यदि हम जो रक्षा मंत्रालय का बजट भी बहुत बड़ा बजट होता है, 2.5 करोड़ के आसपास इस समय हो, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का इस समय का बजट होगा इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अब अगर हम इस बजट में, साल का बजट है, इसमें अगर एक छोटा भी प्रोडक्ट बना लेते हैं, कील कांटा कुछ भी जो हमारे किसी में लगता है, डिफेंस पे यूज होता है, डिफेंस प्रिक्योरमेंट में, तो हम बहुत वो अच्छा कर सकते हैं। और भारत इस समय कोशिश भी कर रहा है कि हम अपने देश में डिफेंस प्रिक्योरमेंट पर, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर जोर दें, कि हमारे जो रक्षा मंत्रालय में होने वाली चीज, इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत के अंदर बनाया जाए, और जिससे कि हम इंडिपेंडेंट, डिफेंस प्रिक्योरमेंट में इंडिपेंडेंट हो सके। तो हम ये मेक स्कीम इसके लिए काम कर रही है। तो ये मेक 2 वर्जन है, पहले मेक 1 वर्जन था जो कि गवर्नमेंट फंडेड स्कीम थी, और जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा 90% तक फंड दिया जाता था। मेक 2 स्कीम है जो इंडस्ट्री फंडेड स्कीम है, और इसमें सभी प्रोडक्ट्स जो डेवलपमेंट उन प्रोडक्ट्स का और इक्विपमेंट्स उनको बनाने के लिए ये स्कीम काम कर रही है। इसका नाम है मेक 2। इस मेक 2 स्कीम में गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। हेलो सर, अभी तो सर इसका बजट काफी बढ़ गया है सर। इसका काफी बढ़ गया है, और जैसे मैं आपको बोलते रहता हूँ कि 4,78,196 हो गया है सर मिनिस्ट्री ऑफ कितना हो डिफेंस का गया? बजट। 4,78,196 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट हो गया सर। 5 लाख करोड़ हो गया। यानी मेरी सर बजट की नॉलेज बड़ी कमजोर होती जा रही है। अगली बार बजट ध्यान से पढ़ूंगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सैफ के अनुसार इस समय लगभग 4 लाख, पौने 5 लाख करोड़ का बजट है डिफेंस का। तो एक बार फैक्ट चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, अगला मिशन है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, जिसमें जो डिफेंस नॉलेज है, रक्षा ज्ञान शक्ति, ठीक है, इसमें आईपीआर कल्चर को इंडिजिनियस डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर में बनाने के लिए, कि हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाए उनको पेटेंट करें। क्या करेंगे आईपीआर कल्चर के अंतर्गत? सर हम पेटेंट करना, जो आप लोग भी, हम लोगों को सोचना चाहिए क्यों नहीं हम इस तरीके के सामान बना सकते। और इन्हें बनाने में कोई बड़ी भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें पूरा का पूरा बंदूक या चीज बनानी होती है। हम अगर
तोप के अंदर लगने वाला एक कील, एक कांटा, एक छोटी सी चीज भी बना ले तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा, किसी के लिए वो बहुत बड़ा धंधा बन सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है। तो जो हमारी फैक्ट्रियों में और जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, उसके लिए एनकरेज किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट को कि आप प्रोडक्ट बनाएं और उनको पेटेंट करें ताकि आप आईपीआर कल्चर को फॉलो करें। इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी DGQA क्वालिटी एश्योरेंस की है, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की। वन रैंक वन पेंशन स्कीम, वन रैंक वन पेंशन स्कीम है जिसके तहत ये स्कीम तो आपको सभी को पता होगी कि जो डिफेंस पर्सनल्स थे उनके बीच में एक बड़ा विवाद था, एक जो अधिकारीगण थे उनके बीच में एक बड़ा डिस्प्यूट का कारण हो गया कि कई अधिकारियों को, मिलिट्री पर्सनल को जो रिटायर हो गए हैं उसी रैंक पर उसी सर्विस के बाद अलग अलग पेंशन मिलने लगी। मतलब हमने उतनी ही सेवा दी, उतनी ही आयु पे रिटायर हुए, परंतु जो बाद में रिटायर हुए उनको ज्यादा पेंशन मिल रही है, जो पहले रिटायर हुए उनको कम पेंशन मिल रही है। तो ये एक बड़ा डिस्प्यूट का कारण बना था मिलिट्री सर्विसेज के अंदर में, मिलिट्री पर्सनल का। तो बाद में इस स्कीम के द्वारा उस जो एनॉमली क्रिएट हो रही थी उसको खत्म किया गया। इसके तहत इक्वल पेंशन टू मिलिट्री पर्सनल रिटायरिंग इन सेम रैंक, यदि आप सेम रैंक में और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हो रहे हो तो आपको एक बराबर ही पेंशन दिए जाने का भरोसा दिया गया। 2013 को इस पेंशन फिक्स करने का वर्ष चुना गया। तो उससे पहले जो भी इसके रिटायर हो चुके थे उन लोगों को इस OROP का बेनिफिट दिया जाना तय किया गया था, पर जो लोग वॉलंटरली रिटायर हुए उनको OROP का बेनिफिट नहीं दिया गया और ये पेंशन हर 5 साल बाद फिक्स किया जाना तय किया गया। इस OROP स्कीम के तहत सरकार का जो बजट है, जो खर्चा है, करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपया होना तय था और हर 5 साल में 5 साल बाद इस स्कीम को रिवाइज करना, रिव्यू करने का फैसला लिया गया। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना कर लेते हैं, कल यहाँ से आगे करेंगे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अभी भी है। ठीक है सर, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन ठीक है। मेरे दिमाग में क्लास करने से पहले ही आया कि प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैंने अपलोड नहीं किए, पर क्लास में मत देखो यार। मेरा प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं अपना टाइमिंग तो मैं बता देता हूँ। अभी जैसे ही यहाँ से जाऊंगा ना तो तुरंत ऑफिस भाग जाऊंगा, ऑफिस में काम करने लगूंगा। तो आज जितनी भी बातें हमारी होती हैं वो मैं ज्यादातर भूल जाता हूँ, कुछ को छोड़ के। आप लोग मुझे ना शाम के समय अगर रिमाइंड कराओगे 7-8 बजे, 7 बजे मैसेज डाल दो, मैसेज कर दो ग्रुप में। हाँ मैसेज कर दो। अरे मैं मैसेज भी कम देखता हूँ, ये एक दूसरी समस्या है कि मैं व्हाट्सएप भी नहीं देखता हूँ, पर फिर भी आप अगर मैसेज कर दोगे एक आध तो मुझे याद रहेगा। अभी तुम मुझे बोलते हो ना तो मुझे कल सुबह ही याद आएगा कि यार ये काम करना था। तो कोई नहीं, आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, ठीक। और खास तौर में ना ये मंगलवार सोमवार इन 2 दिन में कर दिया करो। इन 2 दिन में मेरे पास थोड़ा सा रिलेटिव टाइम बढ़ जाता है, बाकी वीकडेज में और संडे से सैटरडे में थोड़ा सा हेक्टिक रहता है शेड्यूल, ठीक है। तो बता दिया करो। चलो ठीक है, थैंक यू। मैसेज भी आप लोग मुझे करा करो ना तो 6 बजे से 7-8 बजे के बीच, 7:30 के बीच किया करो, क्योंकि मेरी आदत का हिस्सा है 7:30-8 बजे के बाद मैं फोन को कभी देखता हूँ, कभी कभार देखता हूँ, या तो रात को बिल्कुल 12 बजे देखता हूँ फिर। तो ये मेरी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें मैं चाहूंगा आप लोग अवेयर रहें और मुझे फिर बता सकें कि सर ये चीज करनी थी, आपने बोला था। ठीक है, चलो आज की क्लास में ही खत्म करते हैं और आप लोग पढ़ाई करो। थैंक यू सर।
माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। सर